चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये जो चार्टर एक्ट की एक सीरीज़ शुरू हुई थी, इस चार्टर एक्ट की सीरीज़ में ये लास्ट एक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है अभी, लेकिन ब्रिटिशर्स उसे एक स्पॉय म्यूटनी कहते हैं कि सिपाही विद्रोह हुआ था। तो 1857 में वो हो जाएगा और फिर कंपनी रूल ख़त्म हो जाएगा। तो कंपनी रूल में ये लास्ट चार्टर एक्ट होगा 1853। देखिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। आपको पता नहीं रहेगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे या पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो बार बार चीज़ों को आप रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, इससे पहले हमने देखा कि ये यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे। तो 1833 में अब कंप्लीट ऑलमोस्ट सेंट्रलाइजेशन हो चुका था, मोनोपोली ख़त्म हो चुकी थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी हमारे पास अभी। लेकिन इसमें 1853 में एक नई चीज़ ऐड ऑन होती है, वो होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप इसे आज की प्रेजेंट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास आज सेंटर में पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा है और राज्यसभा है, और स्टेट लेवल पे हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेकिन उस समय सबसे पहले इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है 1853 के इस चार्टर एक्ट में। तो इसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया जाता है। लेजिस्लेटिव मतलब कोई भी एक्ट को पास करके उसको लॉ बनाना, और बिल को पास करना उसको एक्ट बनाना, एक्ट को पास करके फिर उसको लॉ बनाना। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि उसको एग्जीक्यूट करना। प्रेजेंट सिचुएशन में, सिनेरियो में हम इसे डिफरेंट तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हम बात करें 19th सेंचुरी की, 1853 की। तो आपको ये याद रखना है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेपरेट कर दिए गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कब सबसे पहले लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग किए गए थे। वो किए गए थे 1853 में। इसके बाद हमारे पास जो 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई वो होगी गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद कीजिए, गवर्नर जनरल को 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिली थी कब? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। अब इतने साल बाद 1853 में जाके ऑलमोस्ट 80-90 साल के बाद उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल मिली। तो अब आप देखिए कि इंडिया की पॉलिटी कैसे कैसे बदल रही है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इंडिया, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसकी तरह काम कर रही थी, तो हम उसे मिनी पार्लियामेंट भी बोलेंगे। क्या है वो? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखिए, बाद में ये वर्ड इस्तेमाल होगा और तब आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करें चीज़ों को कि ये क्या है। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी है? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में एक और काम किया गया, वो था लोकल रिप्रेजेंटेशन। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडियंस को अब ये अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इन्वॉल्व करेंगे। कोई सबको नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा, खास खास लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन ठीक है, शुरुआत हुई है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से। तो सबसे पहले लोकल रिप्रेजेंटेशन कब आया? 1853 के चार्टर एक्ट में। तो इसमें क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने बोली उसमें से 6 मेंबर्स न्यू इंट्रोड्यूस किए गए थे ना, तो उसमें से 4 मेंबर्स जो होंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आएंगे, मतलब मद्रास से आएंगे, बॉम्बे से आएंगे। उस टाइम तक बंगाल तो पूरन के कब्जे में था, और आगरा से आएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ दिया गया है, लेकिन याद रखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब आती है मैकॉले कमेटी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मैकॉले कमेटी किस चीज़ के लिए थी? ये थी सिविल सर्विसेज के लिए। तो याद रखिए कि सिविल सर्विसेज के लिए मैकॉले कमेटी आई थी। और अब इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या कर दिया गया कि जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज हैं उन्हें बिल्कुल ओपन कर दिया गया। कोवेनेंटेड का मतलब होता है कि जो हायर लेवल पे ऑफिसर्स होंगे, आज हम उसे IAS या IPS बोलते हैं, उस टाइम पे उसको ICS बोलते थे। अब इसकी शुरुआत यहाँ से हो गई है कि अब इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो हायर रैंक के ऑफिसर्स, तो इंडियंस वो हायर रैंक के ऑफिसर्स जो हैं वो बन सकते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो होती है ये, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को कंट्रोल करने की प्लानिंग करी थी, वो धीरे धीरे अब कंप्लीट होगी। तो कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया। पर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कितने सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो फिर ऐसा हुआ कि अब ये एक अंदेशा था कि बहुत जल्दी जो है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडिया को टेक ओवर करेगी और कंपनी रूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया
कैसे हुई एक्चुअली। वो ऐसे हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोडक्शन किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस। याद कीजिए, ये वही वाले कॉर्नवालिस हैं जो कॉर्नवालिस ऑलमोस्ट वीटो पावर को लेके आए थे, जो खुद को कमांडर इन चीफ बोलते थे। कब? एक्ट ऑफ 1786 में। तो हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस किसने करवाया था सिविल सर्विसेज को? वॉरेन हेस्टिंग ने। और चार्ल्स कॉर्नवालिस बनते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यस, मैकॉले कमेटी। तो ये मैकॉले थे कौन? बेसिकली ये गवर्नर जनरल की काउंसिल के एक मेंबर थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आगे जाके या हिस्ट्री में स्पेशली इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व होते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, जो मैग्ना कार्टा बोला जाता है कि इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा था। तो उस वुड्स डिस्पैच में ये भी एक इन्होंने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था क्योंकि गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर थे। तो वुड्स डिस्पैच एक ऐसे डिस्पैच था जिसमें बोला गया था कि हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को आप प्रेफर करेंगे, और अगर स्कूल लेवल पे इंडिया में एजुकेशन देनी है तो आप उसके लिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वुड्स डिस्पैच में हायर एजुकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था? तो वो थी अकॉर्डिंग टू वुड्स डिस्पैच इंग्लिश। तो ये मैकॉले कमेटी बेसिकली जो सिविल सर्विसेज के लिए आई थी वो आई थी 1854 में। और उन्होंने इन्होंने बोला था इस कमेटी ने कि 1855 के बाद जो भी ICS मतलब इंडियन कोवेनेंट सिविल सर्विसेज में जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो होगा ओनली मेरिट बेस। तो इंडिया को उसकी सबसे पहली, मतलब हर लिखा मैं यहाँ पे, इंडिया को उसकी सबसे पहली जो सिविल सर्विसेज मिली थी वो मिली थी पोस्ट 1855 या 1853 के चार्टर एक्ट में। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। याद रखिएगा कि लॉ की लैंग्वेज में, पॉलिटी की लैंग्वेज में, और किसी भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में, स्पेशली UPSC PCS जैसे एग्ज़ाम्स में वर्ड्स का बहुत बड़ा गेम होता है। तो आप ध्यान रखें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं आप उसी अकॉर्डिंगली आंसर दें, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो फिर बाकी हम नेक्स्ट में शुरू करेंगे। कंपनी रूल हमने ख़त्म कर दिया, अब हम क्राउन रूल पढ़ेंगे। थैंक यू।